हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अमन। तो दोस्तों, हम लोगों का जो अभी क्लास चल रही है उसका नाम वो क्लास चल रही है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के इल्तुतमिश तक पढ़ लिया है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश में हम लोग ने इल्तुतमिश तक तो पढ़ लिया है। उसके बाद के हम लोगों को जो क्लास पढ़नी है उसकी क्लास आज से शुरू हो रही है। आज की क्लास का टॉपिक है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा है 1236 से 1240 तक। रजिया ने 4 साल तक शासन किया। तो शुरुआत यहां से होती है। रजिया के पिता का नाम आप सभी को मालूम है। रजिया के पिता का नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रजिया का पिता था। तो 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होने वाली थी, 1236 में मृत्यु हुई, इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश को एक चीज मालूम थी कि मेरे जो बेटे हैं वो किसी काम के नहीं, वो जो उसका शासन है वो अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे। लेकिन इल्तुतमिश को एक चीज ये मालूम थी कि उसकी जो एक बेटी है जिसका नाम है रजिया सुल्तान, पहले रजिया बाद में उसने सुल्तान की पदवी धारण की। रजिया एक अच्छी तरीके के एक शासिका बनकर के सामने आ सकती है। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु होने वाली थी 1236 में, तो इल्तुतमिश ने एक घोषणा करी कि रजिया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान बनेगी। लेकिन इसमें भी एक मामला सामने आता है। क्या आता है कि एक रजिया का एक भाई था। रजिया का भाई था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। पहले के समय में यह होता था कि इस्लाम में किसी भी महिला को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। महिलाएं ज्यादातर चीजों में भाग नहीं ले सकती थी। तो महिला को शासक के रूप में देखना बड़ा कठिन उन लोगों को लग रहा था। रुकनुद्दीन फिरोज को महिला को एक शासक बनते हुए देखना, वो भी अपनी बहन को। तो हुआ क्या, जब इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान बनाने के लिए अपनी बात रखी उलमाओं से। उलमा मतलब जो कि वहां के मस्जिदों में अजान वगैरह कराते हैं। मस्जिदों में जितने भी सारे काम होते हैं उलमा कराते हैं। और काफी सारे जो बादशाह थे, तो इल्तुतमिश ने ये कहा कि अगर मेरी बेटी सुल्तान बनेगी, तो कई लोगों को जिसमें से उलमा और जो बादशाह थे उनको लगने लगा कि भाई एक औरत कैसे हम पर शासन कर सकती, क्योंकि इल्तुतमिश का तो पूरा बनाया हुआ साम्राज्य था। तो क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि नहीं, शासिका ये नहीं बनेगी, रजिया सुल्तान शासिका नहीं बन सकती, शासिका नहीं बन सकती। और इन सभी उलमाओं ने मिल करके रुकनुद्दीन फिरोज को
1236 में शासक बना दिया। 1236 में शासक बना दिया। अब क्या हुआ, जब रजिया सुल्तान को भाई शासक नहीं बनाया जा रहा था, तो रजिया को यह था कि भाई मेरे पिताजी ने तो ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी यहाँ की शासिका बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? एक कारण था कि रजिया तो पहली बात क्या थी, महिला थी। दूसरा, ये अपने आप को महिलाओं की तरह रखती ही नहीं थी, ये पुरुषों की तरह रहती थी। पुरुषों की तरह कैसे? कोट पहनना, टोपी पहनना और पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा मतलब जो बुर्खा पहनना, ये बुर्खा नहीं पहनती थी, ना ही कोई पर्दा करती थी, ये एकदम पुरुषों की तरह रहते थे, मर्दों की तरह रहती थी। तो ना ही ये वैसा टोपी और कोट में निकलती थी, जूते पहनती थी और पर्दा पर्दा कभी नहीं करती थी। तो इस कारण से जो इस्लाम के जितने भी वहाँ के दिग्गज लोग हुआ करते थे, वो क्या कहते थे कि नहीं, रजिया को हम शासक नहीं बनाएंगे। पहली बात तो वो महिला है, दूसरा वो मर्दों की तरह रहती है, इसलिए वो शासक नहीं बनाना चाहते थे। किसको बना दिया था? रुकनुद्दीन फिरोज को, रजिया के भाई को। हुआ क्या बाद में, जब रजिया को राजपाट नहीं मिला और इल्तुतमिश ने बोल दिया था कि हाँ मेरी बेटी को बना दिया जाए, शासक बना दिया जाए, तो इन लोगों ने तो नहीं बनाया। क्या चलती थी? कि अगर तुम्हारी बात, तुमको कोई समस्या है, अगर तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो तुम क्या करो, जुमे के दिन, जुम्मे के दिन मतलब शुक्रवार वाले दिन, जब इनका जुमा होता है, जब नमाज हो रही होती है, तो मस्जिद के बाहर जाकर के, मस्जिद के बाहर जाकर के किन कपड़ों में? लाल कपड़ों में। किन कपड़ों में? मस्जिद के बाहर चले जाओ। उस जमाने में होता था कि अगर किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, तो क्या करो, लाल कपड़ों में मस्जिद के बाहर चले जाओ शुक्रवार वाले दिन, जब मस्जिद में नमाज शुरू होने वाली हो, उससे पहले जाकर के, उसके बाद में जाकर के खड़े हो जाओ, जो लोग निकलने वाले हो नमाज पढ़ के। तो जब लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले और उन्होंने देखा कि रजिया सुल्तान, जो रजिया है, वो लाल कपड़ों में खड़ी हुई है, और लाल कपड़ों को देख करके ये हुआ कि लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, रजिया क्या चाहती है, रजिया कोई न्याय चाहती है। तो लोगों ने पूछा, भाई क्या क्या कारण हो गया, आप इस तरीके से क्यों खड़ी है, इस तरीके से आपको क्या न्याय चाहिए? तो रजिया ने बोला कि मेरे पिताजी ने 1236 में, जब मेरे पिताजी खत्म होने वाले थे, उनके देहांत होने वाला था, तो उन्होंने एक वसीयत करी थी कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया वो सुल्तान बनेगी, लेकिन लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज मतलब मेरे भाई को सुल्तान बना दिया। अब क्या हुआ, रजिया के पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे भाई, रजिया सारे कागजात लेकर के गई थी। तो रजिया को पहला नंबर कागजात और दूसरा नंबर जनता, इन दोनों का साथ मिल गया। और क्या हुआ, रजिया को क्या बना दिया गया? सुल्तान बना दिया गया। अब रजिया को क्या, जब रजिया सुल्तान बन गई, तो कहा जाता है रजिया जो थी वो बड़ी अच्छी शासिका थी, वो सभी के साथ रहती थी, सभी को अच्छी तरह रखती थी, अपने प्रजा के बीच में जाती थी, हमेशा प्रजा से कनेक्ट में रहती थी। तो जब रजिया को सुल्तान बना दिया गया, ये अपना शासन अच्छी तरीके से चलाने लगी। हुआ क्या बाद में, जैसे ही रजिया पावर में आई, क्या हुआ,
जैसे ही रजिया के पास पावर आई, जैसे ही रजिया सुल्तान बनी, तो इल्तुतमिश के जरिए एक चीज चलाई गई थी जिसको हम लोग जानते हैं चालीसा दल के नाम से। चालीसा दल जिसको कहते हैं तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी। ये 40 सरदारों का एक ग्रुप हुआ करता था, तुर्क सरदारों का, समझे? ये 40 सरदारों का ग्रुप हुआ करता था जिसको तुर्क चलगानी मतलब चालीसा दल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। क्यों किया था? यही सारा कुछ जो भी करते थे, जितना भी काम इल्तुतमिश करता था वो इन्हीं के कहने पे करता था। ये लोग जो निर्णय ले लेते थे उसी पर इल्तुतमिश काम करता था। इन लोगों को रजिया बिल्कुल नहीं पसंद थी। पसंद क्या मतलब? रजिया एक तो मर्दों की तरह रहती थी, शिकार करने जाती थी। इस्लाम में कई सारी चीजें मना है, आप मेकअप नहीं कर सकते हो, आप तो मर्दों की तरह नहीं, पहली बात तो मर्दों की तरह नहीं रह सकते हो, आप पर्दे में रहोगे परमानेंटली, किसी दूसरे व्यक्ति से आप मिल नहीं सकते हो। तो रजिया इन सब चीजों से तो दूर थी, वो तो भाई पुरुषों की तरह रहती थी, कोट पैंट पहनती थी और पर्दा प्रथा को बिल्कुल मानती नहीं थी। और फिर भाई ये लोग चाहते थे कि कोई पुरुष बने, महिला ना बने, मतलब महिला हमारे ऊपर राज ना कर सके। तो चालीसा दल को रजिया बिल्कुल नहीं पसंद थी और चालीसा दल हमेशा से क्या करते थे? रजिया का हमेशा खिलाफ रहते थे। कोई भी चीज होती थी रजिया के हमेशा खिलाफ रहते थे। तो रजिया ने क्या किया? जैसे ही पावर में आई तो रजिया ने क्या कर दिया? चालीसा दल को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? रजिया ने चालीसा दल को खत्म कर दिया। अब जब चालीसा दल को खत्म कर दिया तो रजिया के ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला, कोई रजिया को कुछ कहने वाला कोई बचा ही नहीं भाई, क्योंकि जनता भी जानती है, प्रशासन भी जानता है कि 40 तुर्क सरदार क्या होते हैं और उसको सुल्तान को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो रजिया ने क्या किया? इस ग्रुप को ही खत्म कर दिया। जब ये ग्रुप खत्म हो गया तो 40 तुर्क सरदारों ने क्या किया? इन्होंने रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। इन्होंने क्या किया? रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। अब बगावत में क्या हुआ? इन्होंने जो बाकी के जो अमीर हैं और जो बादशाह हैं उनको रजिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब मामला एक और फंसता है कि रजिया को एक व्यक्ति से प्यार हो गया था। अब वो व्यक्ति कौन था? देखिए कहां कहां पर 40 सरदारों को रजिया से दिक्कत हुई और लोगों को, वहां के जितने भी अमीर थे और बादशाह थे, उनको कहां कहां रजिया से दिक्कत हुई। ये मामला बड़ा प्रचलित है। क्या मामला प्रचलित है रजिया के बारे में? कि रजिया के अस्तबल में एक व्यक्ति काम करता था। अस्तबल में जहां पर घोड़े वोड़े रखे जाते हैं, घोड़े पालने की जगह होती है, तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत खान। याकूत खान एक हब्सी था। हब्सी का मतलब वो नहीं होता है, हब्सी मीन्स होता है जो अस्तबल में घोड़े का काम जानता हो, जो घोड़ों की देखरेख करने वाले व्यक्ति को वहां की लैंग्वेज में घोड़ों की देखरेख, जो व्यक्ति घोड़ों की देखरेख करता है उसको कहते हैं हब्सी। याकूत खान के साथ क्या है? रजिया को प्रेम हो गया। रजिया को प्रेम हो गया। अब जब रजिया को प्रेम हो गया तो लोगों को ये लगा कि भाई रजिया तो क्या है? रजिया तो एक सुल्तान है और याकूत खान एक हब्सी है, मतलब एक नौकर से भी गिरा हुआ है। उसकी क्या औकात भाई, एक सुल्तान उससे प्रेम कर रही है, क्या मामला है? तो लोगों को यह भी एक दिक्कत थी। लेकिन रजिया ने क्या किया? याकूत खान को क्या कर दिया? याकूत खान को एक हब्सी से क्या बना दिया?
याकूत खान को हब्सी से अमीर आखूर बना दिया। क्या बना दिया? रजिया सुल्तान ने क्या कर दिया? याकूत खान को हब्सी से क्या बना दिया? अमीर आखूर। अमीर आखूर का मतलब क्या होता है? अमीर आखूर का मतलब होता है जो पूरे अस्तबल को, क्या मतलब होता है? अमीर आखूर ये पूरे अस्तबल का मालिक होता है। अस्तबल के जितने भी काम होंगे वो अमीर आखूर के अंडर में होंगे। और ये व्यक्ति सुल्तान के सबसे करीब होता है। क्या होता है? सुल्तान के करीब होता है। कौन? अमीर आखूर। तो रजिया ने क्या किया? याकूत खान को अमीर आखूर बना दिया, जो कि सुल्तान के सबसे करीब रहा, रजिया के सबसे करीब रहा। पहले इसका काम क्या क्या होता था? जब ये रजिया घोड़े पर सवार होने जाती थी तो ये ऐसे हाथ कर लेता था और रजिया उन हाथों पर पैर रख करके तब घोड़े पर चढ़ती थी। और वहीं कहीं रजिया को इस व्यक्ति से प्यार हो गया। लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ? 40 सरदारों ने और उसके भाई ने, किसने? रुकनुद्दीन फिरोज ने रजिया के खिलाफ बगावत छेड़ दी। खान को बना दिया गया तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि याकूत खान एक हब्सी है। उसके बाद वो अमीर आखूर बन गया और फिर वो रजिया के सबसे पास में, रजिया सुल्तान है और वो एक हब्सी से कैसे प्रेम कर सकती है? तो क्या हुआ? याकूत खान को क्या कर दिया गया? याकूत खान की हत्या कर दी गई। अब जब याकूत खान की हत्या कर दी गई, क्योंकि ये हुआ था, ये दोनों किसी मुहिम के लिए गए हुए थे। अब मुहिम में क्या हुआ? याकूत का इनको घेर लिया गया, रजिया सुल्तान को। उसी के भाई ने, जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज है, उसने घेर लिया कई लोगों के साथ मिलकर के। अब क्या हुआ? रजिया सुल्तान ने, याकूत खान को मार दिया गया और ये रजिया सुल्तान बंदी बना ली गई। लेकिन रजिया सुल्तान इतनी चालाक थी कि ये इसके चुंगल से निकल गई। और निकलने के बाद इसने एक अल्तूनिया नाम का एक शासक था। कौन था? अल्तूनिया। अल्तूनिया नाम का एक शासक था। रजिया इसके पास गई और रजिया ने इसको क्या कर लिया? लुभा लिया। सुंदर तो थी, और क्या कर लिया अल्तूनिया से? रजिया ने विवाह कर लिया। अब रजिया का दिमाग यह था कि मैं अल्तूनिया से शादी कर लूंगी और फिर अल्तूनिया के जरिए मैं दोबारा से, जब रुकनुद्दीन फिरोज ने इसको घेर करके और इसको जब घेर के मारने की कोशिश करी और उसके बाद रजिया सुल्तान बच के निकल गई, तो अल्तूनिया के पास चली गई और अल्तूनिया से शादी कर ली। और उसके बाद फिर ये इल्तुतमिश के अपने पिता की जो साम्राज्य जिस पिता ने बनाया था उसके लिए इसने फिर से संघर्ष करना अल्तूनिया के पास से शुरू किया। लेकिन रजिया सुल्तान का भाग्य जो था वो सिर्फ 4 साल के लिए अच्छा था। 4 साल के बाद जैसे चौथा साल लगा, जो जो रुकनुद्दीन फिरोज का मित्र था, मित्र क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज के लिए उसने उसकी मुहिम में बड़ा साथ दिया था। जब युद्ध हुआ था रुकनुद्दीन फिरोज का रजिया सुल्तान के खिलाफ, तो बहराम शाह नाम का एक व्यक्ति था। क्या? बहराम शाह। बहराम शाह नाम का एक व्यक्ति था, इसने रुकनुद्दीन फिरोज की मदद की थी। अब क्या हुआ? जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह करने के बाद वो इस मुहिम में काम कर रही थी, तो एक बार हुआ ये कि जब रजिया सुल्तान जंगलों की तरफ गई हुई थी, जंगलों की तरफ, क्या जब मुहिम चल रही थी तो जंगलों में ही होती थी, तो बहराम शाह ने क्या किया? रजिया को डाकुओं के सहारे, अब उसे डाकू कहो या उन्हीं के आदमी बोलो,
लेकिन किताबों में है कि डाकुओं के सहारे रजिया को घेर लिया और फिर क्या कर दिया, रजिया की हत्या कर दी। क्या कर दी, रजिया की हत्या कर दी। किस सन में रजिया की हत्या हुई, रजिया बेगम की हत्या हुई सन 1240 में। क्या हुई, रजिया की हत्या हो गई। किसने कराई, बहराम शाह ने। क्या कर दिया, बहराम शाह ने रजिया को 1240 में डाकुओं के साथ कैथल में, किस जगह पर, कैथल एक जगह है, यहां पर रजिया सुल्तान को घेर लिया और 1240 में रजिया सुल्तान की वहां पर क्या हो गई, हत्या कर दी। कहा जाता है रजिया सुल्तान काफी अच्छी शासिका थी, अपने पिता की तरह वो काफी सारी चीजों पर ध्यान देती थी, अपनी जनता से मिलने जाती थी। लेकिन कारण फंस गया था ये याकूत खान। पहली बात तो इसको कोई पसंद करता नहीं था, महिला थी, फिर शासिका बनाई जा रही थी, फिर ये पुरुषों की तरह रहती थी। तो याकूत खान एक कारण बताया जाता है कि इसके कारण रजिया सुल्तान फंसी और इसके कारण वो मारी गई। तो रजिया सुल्तान यहां से खत्म होता है। अब इसके बाद जो अगला होगा हमारा वो होगा बलबन। कौन होगा, बलबन। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद बलबन एक व्यक्ति है जो गुलाम वंश को, बलबन तक रहेगा, गुलाम वंश बलबन के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद खिलजी वंश आएगा। तो रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग ने इतनी सारी चीजें पढ़ी और अगला हम लोग पढ़ेंगे बलबन। किसके बारे में, बलबन के बारे में। का बलबन, बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। बलबन जो था वो डायरेक्ट सुल्तान नहीं बना। बलबन से पहले कुछ और लोग थे जो सुल्तान रहे। पहला बहराम शाह, (1240) से जब रजिया सुल्तान को बहराम शाह ने मारा, 1200, ये रहा। क्या किया, 40 तुर्क सरदारों ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 1246 तक ये रहा सुल्तान। बलबन डायरेक्ट नहीं बना था, बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को पहले वो बनाया। ठीक, बैरम शाह ने एक व्यक्ति और है जिसका नाम है एतगीन, काफी फेमस व्यक्ति है एतगीन, इसको नायाब बनाया था। ठीक है, एतगीन बहराम शाह का नायाब था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक से सुल्तान रहा। तीसरे नंबर पर आता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक सुल्तान रहा। नसरुद्दीन कब से कब तक, 1246 से 1265 तक ये सुल्तान रहा। इन सभी के बाद इन दो को, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद को बलबन ने सुल्तान बनाया था। पहले बलबन ने सुल्तान बनाया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी शक्तियां बलबन के हाथ में रखी थी। सिर्फ राज करते थे, सिर्फ काम करते थे, सारा कुछ खेल होता था बलबन का। इनके बाद जब ये सारे लोग हो गए, इनके बाद
अब बारी आती है किसकी, क्योंकि गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है कि गुलामों को ही उसमें सुल्तान बनाया गया, गुलाम ही सुल्तान बने। तो अब बारी आती है बलबन की। 1287 तक बलबन क्या रहा, सुल्तान रहा। अब बलबन क्या था, बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा हुआ था। किसने, इल्तुतमिश ने खरीदा था। मतलब ये क्या हुआ, ये इसका गुलाम हुआ इल्तुतमिश का। बलबन क्या हो गया, गुलाम हो गया। और फिर ये गुलामों का ही वो चलता था, क्योंकि गुलाम ही सुल्तान बनाए जा रहे थे उस टाइम पे, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा गया। बलबन ने क्या किया था, जो इल्तुतमिश ने एक चालीसा दल का जो गठन किया था, उसको पूरी तरीके से किसने खत्म किया था, बलबन ने किया था। बलबन ने क्या कहा, जो राजा होता है वो निरंकुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए, उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तभी वो राजा, नहीं तो वो बेकार है। क्या होना चाहिए, राजा निरंकुश होना चाहिए। इसलिए चालीसा दल को पूरी तरीके से किसने खत्म किया था, बलबन ने किया। क्या क्या था, बलबन की कुछ उपलब्धियां थी, देखो सीधी सीधी चीज। उपलब्धियां क्या थी बलबन की, बलबन ने क्या क्या शुरू करवाया। सबसे पहले बलबन ने एक चीज शुरू करवाई, उसका नाम है दीवाने खर्च। दीवाने खर्च का मतलब होता है केंद्रीय, दीवाने खर्च का मतलब होता है केंद्रीय सैन्य विभाग। ठीक, विभाग कौन सा है, गयासुद्दीन बलबन ने क्या क्या चीजें शुरू की। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बलबन ने क्या क्या चीजें शुरुआत करी। ठीक है, जब ये पूछा जाएगा पेपर में आएगा दीवाने खर्च की शुरुआत किसने की, तो दीवाने खर्च का मतलब ये होता है कि केंद्रीय सैन्य विभाग। तो तुरंत समझ जाना क्या, बलबन ने की। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन। कब से कब तक, 1265 से 1287 तक। ये क्या था, गुलाम वंश का शासक था, और ये अंतिम शासक था। क्या क्या किया, दीवाने खर्च की स्थापना करी। दूसरा, इसने पेंशन की शुरुआत करी, पेंशन की शुरुआत। इन लोग को अभी आना होता है जब काम होगा, पूरा दिन नहीं आएंगे। जब कोई काम कर रहा होगा तो आके बाहर बजाना शुरू कर देंगे, गाड़ी वाला कचरा निकाल। क्या की, पेंशन की शुरुआत करी। जो सैनिक बूढ़े हो चुके थे, जिनकी उम्र हो चुकी थी, उन सैनिकों को रिटायर करने का इन्होंने प्लान बनाया, और इन्होंने क्या कर दिया, पेंशन की शुरुआत कर दी। इनको रिटायर कर दिया, जिन सैनिकों की उम्र हो गई थी, जो बूढ़े हो गए थे, और क्या कर दिया, उनको पेंशन देना शुरू कर दिया। घर बैठो और पेंशन लो। दूसरी चीज इसने क्या शुरुआत की, तीसरी चीज, ये सैनिकों को और सभी को नगद वेतन देता था। क्या करता था, नगद वेतन देता था। क्या करता था, पेंशन की भी शुरुआत करी, नगद वेतन देता था। एक चीज और इसने स्टार्ट करी, उसका नाम है सिजदा एवं पायबोज। सिजदा एवं पायबोज का मतलब ये होता था, जमीन पर लेट करके, जमीन पर लेट कर सुल्तान की पैरों को चूमना और उनकी जी हुजूर करना एक तरीके से। लेकिन क्या होता था, सिजदा एवं पायबोज का मतलब होता था, सिजदा मीन्स होता है झुकना। इस्लाम वर्ड में आप लोग फारसी में, उर्दू में काफ़ी आप लोग सुनते होंगे,
उन्होंने उसके सामने सिजदा किया, सजदा किया। लोग काफ़ी काफ़ी बार बोलते हैं कि सजदा किया, तो सिजदा का मतलब होता है झुकना, मतलब आदर देना, और पायबोस का मतलब होता है उनके पैरों को छूना या चूमना। तो क्या होता था, सुल्तान के पैरों को चूमना और उसके सामने ज़मीन पर लेट करके उसका एक तरीके से आदर करना कहा जाएगा। किसकी शुरुआत करी? बलबन ने सिजदा एवं पायबोस की शुरुआत करी। और क्या क्या शुरुआत करी? लौह एवं रक्त की नीति। किसकी? लौह एवं रक्त नीति। लौह एवं रक्त नीति की शुरुआत किसने की? बलबन ने की, गयासुद्दीन बलबन ने की। लौह और रक्त की नीति क्या होती है? मारो और विजय हो, मतलब अगर युद्ध हो रहा है तो सिर्फ मारो और किसी भी तरीके से विजय हो। छठवीं चीज इसने क्या शुरुआत करी? कुरान को क्या कर दिया? कुरान को जो जैसे मान लो हमारे यहाँ का जो संविधान है, हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो इसने कुरान को कंपलसरी कर दिया कि कुरान की जो भी नियम और जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, नियम या आयतें, उनसे क्या होगा? देश उन्हीं से चलेगा, लोग कुरान के हिसाब से चलेंगे। जब ये सुल्तान बना तो इसने क्या किया? शराब और भोग विलास खत्म कर दिया इसने। मतलब इसने सभी को नहीं खत्म करने के लिए कहा, लेकिन इसने स्वयं इन चीजों को बंद कर दिया था, बिल्कुल इन चीजों को बंद कर दिया। क्या कर दिया? जब ये सुल्तान बना, क्या बना? सुल्तान। क्या किया इसने? शराब और भोग विलास को इसने पूरी तरीके से बंद कर दिया। 5 वक्त का नमाजी हुआ करता था ये। क्या था? नमाजी था। 5 वक्त तक ये क्या करता था? नमाज पढ़ता था। और कुरान को ये सबसे आगे मानता था। ये अपने धर्म को बहुत आगे मानता था, धर्म से आगे जाकर के ये कुछ भी नहीं करता था। बात करी इसने, कुरान को मानता था, शराब भोग विलास बंद कर दिया था। एक चीज और थी, 8वां नंबर इंपॉर्टेंट है, गुप्तचर विभाग। इसकी गुप्तचर विभाग, इसकी शुरुआत किसने की? गुप्तचर विभाग की शुरुआत किसने की? बलबन ने। क्या क्या किया? दीवाने खर्च मतलब केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की। पेंशन की शुरुआत करी। कौन सा? जो सैनिक बूढ़े हो चुके हैं। नगद वेतन देना शुरू किया। 5 वक्त का नमाजी था। सिजदा एवं पायबोस की प्रथा चालू की। लौ एवं रक्त की नीति शुरू की। कुरान को नियमों में तब्दील कर दिया कि कुरान की ही बातें मानी जाएंगी। शराब और भोग विलास ने बंद किया। कब? जब ये सुल्तान बना। गुप्तचर विभाग की इसने शुरुआत करी। इनके गयासुद्दीन बलबन के दरबार में कुछ कवि थे जो काफी फेमस, उनको कवि कहा जाता है। उन कवियों के भी नाम आप लोग पढ़िए, उनको नोट करते चलिए। कवियों के नाम क्या? अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये क्या थे? फारसी कवि थे। फारसी कवि थे। अमीर खुसरो के बारे में तो काफ़ी लोगों ने सुना है। इनकी काफ़ी सारी पोयमें अभी भी लोग पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं इनके बारे में। अमीर खुसरो किनके दरबारी कवि थे? बलबन, गयासुद्दीन बलबन के थे। हुआ क्या लास्ट में, जब ये सारी चीज़ें इस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी और ये सारी चीज़ें अच्छी से चल रही थी, बलबन का एक बेटा था,
उसका नाम था कौन था बलवान का बेटा था। बेटे का क्या नाम था? महमूद। महमूद की मृत्यु हो गई, और जब महमूद की मृत्यु हो गई तो सदमे में किसकी भी मृत्यु हो गई? 1287 में बलवान की मृत्यु हो गई। क्या हो गया? इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इन सारी चीजों की शुरुआत करने के बाद बलवान की क्या हो गई? 1287 में किस कारण से मृत्यु हो गई? उसका बेटा था महमूद, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसको जब सदमा लग जाता है कि मेरा बेटा अब नहीं है इस दुनिया में, तो उस सदमे में 1287 में बलवान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या क्या शुरुआत की थी? दीवाने खर्च की शुरुआत की थी, पेंशन की शुरुआत की थी, नगन वेतन देता था, सिजदा पायबोस की शुरुआत की थी, लव एवं रक्त की नीति शुरुआत की थी, कुरान को नियमों में तब्दील कर दिया था, शराब और भोग विलास इसने बंद कर दिया था जब ये सुल्तान बना था। ठीक, गुप्तचर विभाग की इसने शुरुआत करी थी। दो कवि थे, फारसी कवि बलवान के दरबार के, जिनका एक का नाम है अमीर खुसरो और दूसरा का नाम है अमीर हसन। और मृत्यु कब हुई थी? जब इनके बेटे की मृत्यु हुई तो सदमे में गयासुद्दीन बलवान की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का ये क्या था? गुलाम था, और इसने क्या कहा था कि राजा हमेशा क्या होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। तो बलवान की ये कुछ स्ट्रैटेजी थी राज करने की। और बलवान के बाद, बलवान की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य की स्थापना हुई? दिल्ली में खिलजी साम्राज्य की, खिलजी वंश की स्थापना हुई, जो कि हम लोग क्या करेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने बलवान तक की सारी चीजें खत्म कर ली है। रजिया सुल्तान हो गया, बलवान हो गया। अगली क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस आक्रमणकारी रहा है, जिसकी वजह से आप लोग एक रानी का नाम जानते हैं जिनका नाम है पद्मावती। पद्मावती वाला जो भी जितना भी मामला हुआ था वो सारा कुछ अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस आक्रमणकारी का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग अगली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी, पूरा खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। आपको इसी तरीके से नई नई चीज़ें और नए नए कंटेंट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। चैनल के साथ बने रहिए।